दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 10वां भाग। इसमें हम अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम अराजकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था। ऑप्शन है आपके आदर्शवादियों का, समाजवादियों का, संविदावादियों का या फिर धर्मतांत्रिकों का। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य के सावयविक होने पर आदर्शवादियों का विश्वास था। आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को एक सावयविक या जीवधारी प्राणी या यूं कहें कि उसे सजीव प्राणी मानते हैं और इसकी प्रारंभिक झलक हमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों में मिलता है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता था और वास्तव में रूसो के सिद्धांतों को ही वर्तमान में आदर्शवाद की नींव माना जाता है। कांट हैं उनको वर्तमान में आदर्शवाद का जनक माना जाता है और रूसो, कांट, स्पिनोजा, हीगल, बोसांके, ब्रैडले, फिक्टे आदि इसके प्रमुख विचारक हैं। और आपको बता दें कि आदर्शवादी राज्य को एक सजीव मानते हैं। हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानता है। ब्रेडले के अनुसार राज्य एक नैतिक सावयवी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निश्चित है। और बोसांके का मानना है कि एक संस्था में एक से अधिक मस्तिष्क के उद्देश्यों और विचारों का संयोग होता है और यह संयोग लगभग अस्थायी रूप से होता है। वह राज्य को स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का जो उद्देश्य है, कौन सी विचारधारा है। ऑप्शन देख लेते हैं, मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय या फिर बहुलवाद। तो देखिए यहाँ पर सर्वोदय का जो विचार है वो महात्मा गांधी का विचार है। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय या सभी का उत्थान। इसका प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था। और ये विचारधारा या सर्वोदय की विचारधारा राजनीति का आध्यात्मिकरण है। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित राज्य की बात करता है जिसमें किसी का शोषण न हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा अराजकतावादी नहीं था। अराजकतावादी विचारक जो हैं दोस्तों वो राज्य को आवश्यक नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन है आपके क्रोपोटकिन, बाकुनिन, गांधी जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो अराजकतावादी विचारकों में देखा जाए तो क्रोपाटकिन, बाकुनिन और गांधी जी आते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस समाजवाद के समर्थक थे। उन्होंने परंपरावादी मार्क्स को स्वीकार नहीं किया और हिंदू आध्यात्मवादी दर्शन की तत्वशास्त्रीय धारणाओं में उनकी गहरी इतनी आस्था थी कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सका। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अराजकतावाद या अराजकतावादी विचारक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण कथन आता है, संपत्ति चोरी है। ये कथन किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं, हाब्स, लेनिन, मार्क्स या प्रूधो। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रूधो। प्रूधो एक फ्रांसीसी विचारक हैं। उनका मानना है कि संपत्ति चोरी है और ये कथन उन्होंने व्हाट इज प्रॉपर्टी नामक अपनी कृति में लिखा है। प्रूधो एक अराजकतावादी विचारक हैं, फ्रांस के रहने वाले थे। इनकी कृति का नाम है व्हाट इज प्रॉपर्टी और इसमें उन्होंने उद्घाटित किया है कि संपत्ति चोरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक थे किसके तरह। टी.एच. ग्रीन की तरह, टॉल्स्टॉय की तरह, लास्की की तरह या इनमें से किसी की भी तरह नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक नहीं थे। वो लियो टॉल्स्टॉय की तरह एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनकी मान्यता थी कि अहिंसा पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था में एक केंद्रीकृत और बाध्यकारी राज्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो गांधी जी, पहली बात तो ये जान लीजिए, गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे। वो एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे जो राज्य को आवश्यक इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि राज्य व्यक्तियों पर बल प्रयोग के आधार पर शासन करता है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा गांधी जी के राजनीति के मॉडल का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, नीति आचार, धर्म, मानवता या फिर सत्ता। तो सही उत्तर है सत्ता। सत्ता गांधी जी के राजनीति के मॉडल का लक्षण नहीं है, क्योंकि गांधी जी सत्ता के विरोधी थे। गांधी जी मानवता की सेवा का आधार जो है राजनीति को बनाना चाहते थे। उन्होंने राजनीति को धर्म के साथ संयुक्त किया था और नैतिकता आधारित राजनीति की वकालत की थी, और उनके राजनीति में या राज्य में सत्ता का कोई स्थान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है उसका भाग नहीं है? ऑप्शन है आपके आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार या ग्राम गणराज्य। तो दोस्तों हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने होम रूल की संकल्पना दी है। इसमें संसदीय शासन जो है वो उसका भाग नहीं है, जबकि आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार और ग्राम गणराज्यों की बात गांधी जी ने हिंद स्वराज में किया है। अगला प्रश्न है, किन सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया था? ऑप्शन है न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत और अहिंसा का सिद्धांत। तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा केंद्रीकरण का सिद्धांत नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, और अन्य विचार जैसे न्यासिता, अहिंसा और पंचायती राज ये महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित विचार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उनके लालच के लिए। ये कथन किसके नाम से जाना जाता है? तो ये कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कहते थे कि भौतिकता की जो है दौड़ इतनी खतरनाक हो गई है, देखा जाए तो प्रकृति में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन तो हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अराजकतावाद क्या है? तो अराजकतावाद के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति का समर्थक या फिर राज्य और व्यक्ति का समर्थक। तो सही उत्तर है दोस्तों, अराजकतावाद जो है वो राज्य के विरुद्ध है। अराजकतावाद मानता है कि राज्य जो है सभी बुराइयों को दूर करने के लिए या सभी बुराइयों को समाप्त करने के लिए अराजकता यानी एनार्की या राज्य या शक्ति का अंत होना चाहिए। अराजकतावादियों का प्रहार मुख्य लक्ष्य राज्य है, लेकिन वे किसी तरह की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं। मनुष्यों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता पर बल देते हैं। इसके अलावा अराजकतावादी राज्य के अंत का समर्थन करते हैं और वो मानते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें साम्यवाद, स्वेच्छातंत्रवाद और गांधीवाद आते हैं। तो दोस्तों ये थे, सबसे पहले हमने अराजकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अब आइए एक महत्वपूर्ण विचारधारा फांसीवाद के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। फांसीवाद से संबंधित प्रश्नों का पहला प्रश्न है, किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? ऑप्शन है आपके जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी और धार्मिक प्रमुख। तो सही उत्तर है दोस्तों तानाशाह या डिक्टेटर्स जो होते हैं उन्होंने लोकतंत्रवादियों या जनतंत्रवादियों के विपरीत जाकर व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके लिए राज्य साधन नहीं बल्कि साध्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है किसको? ऑप्शन है आपके सर्वसत्तावादी राज्य को, सामूहिक नेतृत्व को, बहुमत के शासन को या फिर मूल्य आधारित समाज को। तो दोस्तों आधुनिक तानाशाही ने सर्वसत्तावादी राज्य को, ऑप्शन ए आपका सही है। सर्वसत्तावादी राज्य को इन्होंने जन्म दिया है जो आधुनिक तानाशाही है। आधुनिक तानाशाही में फांसीवाद और नाजीवाद आते हैं। फांसीवाद का प्रवर्तक मुसोलिनी था जो इटली का था। नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर को माना जाता है जो जर्मनी का था। और सर्वसत्तावादी राज्य में ये माना जाता है कि सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर या उससे अलग कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है आपके माओ, मार्क्स, स्टालिन या फिर काटस्की। तो सही उत्तर है दोस्तों माओ। जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार माओ से जुंग का है। ये लोकतांत्रिक और अधिनायक तंत्र दोनों ही गुण वाला होगा। यह लोकतांत्रिक सर्वसाधारण के लिए होगा और अधिनायक तंत्र तब तक के शोषक वर्ग के लिए होगा।
अगला प्रश्न है सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ नहीं है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके हीगल, हिटलर, ग्रीन और मुसोलिनी। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन मुसोलिनी का है, जो ये मानता है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि राज्य ही सर्वशक्तिमान है। एक सर्वशक्तिशाली राज्य का समर्थन जो है फांसीवादी विचारधारा कहती है, और उसमें ये माना जाता है कि राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। ट्रेटस्के का एक कथन है दोस्तों, दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं, सिकंदर, मुसोलिनी, माओ सेतुंग या फिर हिटलर का। तो सही उत्तर है दोस्तों नाजीवादी जर्मनी के प्रमुख तानाशाह हिटलर का ये कथन है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना चाहिए। और हिटलर का मानना था कि लगातार युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है और युद्ध से ही शांति की स्थापना होती है, और अगर शांति हो जाएगी तो इससे मानव जाति गर्त में चली जाएगी। हिटलर कहता है कि युद्ध सदाबहार है और विश्वव्यापी है, यही जिंदगी है और हर संघर्ष युद्ध है, हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, लेनिन, हिटलर, विंस्टन चर्चिल और महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है आधुनिक समय में बल सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हिटलर थे। दोस्तों हिटलर की आत्मकथा जो है वो है मीन कैंप या मेरा संघर्ष। इसके माध्यम से हिटलर के विचारों की पुष्टि होती है और हिटलर कहता है कि मानव जाति के लिए युद्ध वैसे ही आवश्यक है जैसे कि स्त्री के लिए मातृत्व। तो हिटलर ये मानता था कि युद्ध के द्वारा ही मानव जाति महान बन सकी है, सर्वकालिक शांति उसका विनाश कर देगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपको हमने पहले ही चर्चा कर दिया, फांसीवाद का जनक मुसोलिनी है, नाजीवाद का जनक एडोल्फ हिटलर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हिटलर ने किसकी वकालत की थी? ऑप्शन है आपके, नाजीवाद, फासिज्म, लोकतंत्र या फिर अराजकतावाद। तो हिटलर नाजीवाद का जनक या प्रवर्तक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है केसी वियर, गार्नर, विलियम एंड्रूज या फिर बार्कर। तो दोस्तों ये कथन प्रसिद्ध संविधानविद केसी वियर का है। उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में चेतावनी देते हुए लिखा है कि शासक वर्ग युद्ध या आपात स्थितियों में शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं और उसे अस्थायी बनाकर अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में बदल देते हैं। तो अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फांसीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, सही है। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है, ये कथन सही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ये सही नहीं है। फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निष्ठा नहीं रखता है, जबकि ये राष्ट्रवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विरोधी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निष्ठा या विश्वास नहीं रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जानने से पहले आइए फांसीवाद चिंतन की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। ये विचारधारा का विरोधी है, इसका कोई निश्चित दर्शन नहीं है। फांसीवाद सर्वाधिकारवादी अवधारणा है, राज्य को सर्वोच्च और शक्ति संपन्न मानते हैं। समाजवाद और साम्यवाद का विरोधी है, तर्क और बुद्धि का विरोधी है, महामानव पूजा और विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है, लोकतंत्र का विरोधी है, हिंसा और युद्ध का समर्थक है, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है, क्रांति विरोधी है, व्यक्तिवाद और उदारवाद का विरोधी है, अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण का समर्थक है और अंतर्राष्ट्रीयतावाद और शांति का विरोधी विचारधारा फांसीवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, ये है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध, सही है। लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास और व्यक्तिवाद में विश्वास। दोस्तों फांसीवाद व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो सही उत्तर है ये है फांसीवाद, ये सर्वाधिकारवादी राज्य में
विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही और आज्ञा पालन तथा अनुशासन। दोस्तों, फांसीवादी जो है वो समाज की निगमवादी समझ पर आधारित है, प्रजातीय उत्कृष्टता या श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं, आज्ञा पालन और अनुशासन पर इसमें विशेष बल दिया जाता है, सर्वहारा की तानाशाही ये मार्क्सवाद का विचार है, न कि फांसीवाद का। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, हिंसा, युद्ध, नेता और क्रांति। तो दोस्तों, हिंसा, युद्ध और नेता को फांसीवाद महिमा मंडित करता है। तो सही उत्तर है ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फांसीवाद में फासिज शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है, प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, पोप का मुकुट, पवित्र रोमन साम्राज्य की बाइबिल और रोम के प्रमुख चर्च की घंटी। तो दोस्तों, फांसीवाद में फासिस्ट शब्द जो है वो प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का गट्ठर या जो है मजिस्ट्रेट या रोम के दंडाधीशों का जो फासिज है उसका प्रतीक है। इसमें दंडाधीशों के सेवक इसको उठाकर चलते थे। और अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है इटालियन शब्द फैसियो से हुई है। इसका अर्थ होता है लकड़ों का गट्ठर, जो कुल्हाड़े की मूठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। और फैसियो की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में 1915 में मिलान शहर में की गई थी। साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और हम इसमें एक प्रश्न और जोड़ रहे हैं, फांसीवाद का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो फांसीवाद का जन्म आप जानते हैं इटली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1915 में मुसोलिनी के नेतृत्व में इसका उदय हुआ था। अगला प्रश्न भी फांसीवाद के उदय से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया था किसने? तो फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। इटली मुसोलिनी, जर्मनी मुसोलिनी, इटली हिटलर या जर्मनी हिटलर। तो सही उत्तर है, फांसीवाद के संबंध में अगर जो पूछ रहा है तो इटली मुसोलिनी। फांसीवाद का उदय इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है जर्मनी हिटलर, इसको आप सही मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हिटलर का संबंध नाजिज्म या नाजीवाद से है। तो यहाँ पर केवल फांसीवाद पूछ रहा है, इसलिए इटली और मुसोलिनी संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फासिज्म शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, फासिज्म शब्द FASCISM, फासिज्म शब्द जो है इटालियन शब्द फैसियो से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन फासिज्म शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मूल शब्द फासिस से लिया गया है। तो यहाँ पर इटालियन है नहीं ऑप्शन में, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक हैं, इसलिए आप इसमें से लैटिन लगाइएगा। लेकिन अगर जो इटालियन शब्द होता तो थोड़ी सी संभावना बनती है आपकी कि फैसिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है इटालवी शब्द फैसियो से हुई है, लेकिन यहाँ पर आप लैटिन को मानेंगे। अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद उदय किसका परिणाम था? तो ऑप्शन है आपके पुनर्जागरण, प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियनिक युद्ध या फिर औद्योगिक क्रांति। तो सही उत्तर है, इटली में फांसीवाद प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। और फांसीवादी आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुसोलिनी का ध्येय सत्ता को अपने हाथ में लेना था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हुई उसमें मुसोलिनी ने अपना दृष्टिकोण बदला और 1926 के बाद उसकी सरकार का रूप अधिनायक तंत्री हो गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? तो दोस्तों, ये कथन मुसोलिनी का है। मुसोलिनी युद्ध को बहुत ही आवश्यक मानता था। उसका कहना था कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व। अगला प्रश्न है, वही सेम प्रश्न है, जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है। ये मुसोलिनी का कथन है। और ऑप्शन है कि मेरा प्रोग्राम या कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन मुसोलिनी का है। मुसोलिनी कहता था कि कार्यक्रम है, जो मेरा फांसीवाद है ये कार्यक्रम है, बातचीत या कोई वादा नहीं है। वो निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते हैं और कार्य करने पर या डायरेक्ट एक्शन पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? लोकतंत्र,
तानाशाही, कुलीन तंत्र या फिर राजतंत्र। तो सही उत्तर है जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही या अधिनायकवादी शासन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपनी बाइबिल माना गया था? ऑप्शन है आपके दास कैपिटल, वार एंड पीस, मीन कैंप या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो सही उत्तर है दोस्तों नाजी जो है मीन कैंप जो कि हिटलर की कृति है उसको अपना बाइबिल मानते हैं। मीन कैंप इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष, और हिटलर की ये पुस्तक जो है उसकी आत्मकथा है जिसमें राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। फांसीवाद के बारे में किसने इस रूप में वर्णन किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? ऑप्शन है आपके मार्टिन हेडेगर, जॉर्ज सोरेल, एल्फ्रेडो रोक्को और रूडोल्फ जेलेन। तो दोस्तों ये कथन एल्फ्रेडो रोक्को का है जो कहता है कि फांसीवाद के सिद्धांत समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। अगला प्रश्न है फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो सही उत्तर है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप दिखता है। अगला प्रश्न है फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो ऑप्शन है एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाधेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति, और परिवार और गांव का ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो दोस्तों फांसीवाद व्यक्तियों पर राज्य को एक निरंकुश शक्ति माना है और इसमें भी ये माना जाता है कि राज्य सर्वशक्तिमान और निरंकुश है, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और उसके विरुद्ध कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? ऑप्शन प्रजातंत्र का विरोधी, राज्य को साधन मानना, समाजवाद का पोषक, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत। तो दोस्तों सही उत्तर है फांसीवाद जो है प्रजातंत्र का विरोधी है, प्रजातंत्र में ये विश्वास नहीं करता है और राज्य को साध्य मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों फांसीवाद विश्वास करता है किस में? फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं और राज्य और दल एक ही हैं। तो दोस्तों फांसीवाद के बारे में जो आप जानते हैं कि इसमें राज्य ही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ संस्था है, इसके बाहर और इससे अलग या इसके विरुद्ध कुछ नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा फांसीवाद ये मानता है कि राज्य जो है वो दल से श्रेष्ठ है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो। इसमें हमने अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं उनको कवर किया। आगे हम प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो आपके आगामी जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।